नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है ऑनलाइन ऑडियो लेक्चर्स में। आज हमारा टॉपिक है नेचुरल एंड सिंथेटिक रेजिन सब्जेक्ट का अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ रेजिन्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो रेजिन एज ए कोटिंग मटेरियल कैसे बिहेव करता है और मेन कैटेगरी क्या होती हैं रेजिन्स की। तो स्टार्ट करते हैं। रेजिन्स जो होते हैं हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी भी पेंट के कंपोजिशंस के। इन रेजिन्स यही रेजिन जो है हमारी कोटिंग मटेरियल्स का मेन अंग होता है, जिसका बिहेव हमारी फाइनली पेंट की क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो रेजिन के बारे में, उसकी कैटेगरीज़ के बारे में या उसके कैटेगरी क्लासिफिकेशंस के बारे में जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि कोटिंग मटेरियल को किस तरह से बिहेव करना चाहिए। कैसा कोटिंग मटेरियल होना चाहिए जो हमारे लिए पेंट के कंपोजिशन के लिए लाभदायक हो सकता है। इसके लिए कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड करने की कोशिश की है कि जो हमारा कोटिंग मटेरियल होता है जैसे रेजिन, उसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल करते हैं। सॉल्युबल करने के बाद हमारा जो पेंट तैयार होता है वो इस तरह से होना चाहिए कि उसका एप्लीकेशन करना हमारे लिए बहुत आसान हो। चाहे वो हम लोग उसको ब्रश से करें, चाहे उसको हम लोग स्प्रे एप्लीकेशन करें। अगर हमारा रेजिन सही से एप्लीकेशन उसका नहीं होता है, इसका मतलब हमारी कुछ ना कुछ पेंट को बनाने में कुछ ना कुछ खामियां रह गई हैं, कुछ कमियां रह गई हैं जिसको हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों को ऐसे रेजिन का चुनाव कर लेना उपयुक्त माना जाता है, जिससे हमारा फाइनली पेंट को अप्लाई करने के लिए हम लोग आराम से उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन आता है केमिकल की स्टेबिलिटी का। अब पेंट हमारा जो है वो केमिकली स्टेबल होना चाहिए थ्रू आउट इट्स लाइफ। अपने पूरे लाइफ में पेंट की कोटिंग इस तरह से होनी चाहिए कि उसमें कहीं से भी कोई ख़राबी ना आए और केमिकली वो स्टेबल है, केमिकली चेंज ना हो। क्योंकि रेजिन हम लोगों को पता है कि जो रेजिन होता है वो हमारा या तो सिंपली इवेपोरेशन से बनता है या तो क्रॉस लिंकिंग से बनता है। इसलिए हम लोगों का केमिकली स्टेबल होना चाहिए। अगर केमिकली स्टेबल नहीं है तो क्या होगा, हमारा जो पेंट है वो डिग्रेड हो सकता है और जिस प्रॉपर्टी के लिए हम लोगों ने यूज़ किया है पेंट का, वो हम लोगों को रेंडर प्रदान नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी है मॉइस्चर की परमिएबिलिटी। इस कैटेगरी में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि परमेबिलिटी और इम्परमेबिलिटी की क्या ज़रूरत होती है। कुछ पेंट्स होते हैं हमारे जैसे इम्परमेबल होते हैं, कुछ पेंट्स हमारे परमेबल होते हैं। तो ज़्यादातर हमारा मेटेलिक सबस्ट्रेट के लिए हम लोग इम्परमेबल पेंट यूज़ करते हैं। इम्परमेबल मीन्स जिसमें हमारे पेंट में कोई भी छिद्र ऐसा ना हो कि हमारा वातावरण से जो मॉइस्चर है या ऑक्सीजन है उस छिद्र के माध्यम से पेंट की कोटिंग के अंदर चला जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन, मॉइस्चर और मेटल मिलके हमारे कोरोजन को जन्म दे सकता है, जो कि हमारे लिए अनडिज़ायर्ड है। जिसके बारे में हम लोग मेन जिसके लिए हम लोग पेंट लगा रहे हैं कि कोरोजन ना लगे, अगर वही हम लोगों का परमेबिलिटी के कारण अगर ये प्रॉब्लम आती तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता है हमारा। अब रही बात आर्किटेक्चरल पेंट्स की, तो वहाँ पर परमेबिलिटी की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको इवेपोरेशन करना होता है। अगर वो ऑक्सीडेशन है, ऑयल बेस्ड पेंट है, तो उसको ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तब वहाँ पर ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हमें किस तरह के सबस्ट्रेट में किस टाइप का पेंट हमें यूज़ करना है। उसी के आधार पर हम लोग रेजिन का चुनाव करेंगे और रेजिन को भी उस तरह की प्रॉपर्टी देनी चाहिए जिसके लिए हमारा रेजिन का चुनाव किया गया है। नेक्स्ट आता है टफनेस। कोटिंग में हमारी इतनी टफनेस होनी चाहिए कि वो हमारा कोई भी स्ट्रेच या कोई भी कंप्रेशन उसको बर्दाश्त कर सके। अगर वो हमारा टफ नहीं है तो हमारा पेंट क्या होगा, समय समय पर वो ब्रेक होता रहेगा और हमारा फिर से वही पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसके अलावा पेंट में जो रेजिन यूज़ कर रहे हैं उसमें ब्रिटलनेस तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा है
तो पेंट हमारा तुरंत हमारा क्षणभंगुर हो जाएगा, वो तो बिल्कुल ही डिज़ायर्ड नहीं है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ प्लास्टिसाइज़र मिला देते हैं ताकि उसको हम लोग एज ए फाइनल पेंट यूज़ कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हार्डनेस का। हार्डनेस हमारी कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि पेंट केवल हार्ड नहीं होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा हार्डनेस नहीं होनी चाहिए, या पेंट में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इतना हार्ड होना चाहिए कि वो हमारा किसी भी स्ट्रेच को, किसी भी एब्रेजन को बर्दाश्त कर सके, और इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो हमारा किसी भी सरफेस पे लगाने के बाद सरफेस अगर हम बेंड करते हैं तो उसको भी बर्दाश्त कर सकें। तो इस तरह से हम लोगों को रेजिन का चुनाव इस तरह से करना चाहिए, या कोटिंग की इस तरह से प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि वो हमारे ऑप्टिमम मॉडनेस हो और उसमें ऑप्टिमम फ्लेक्सिबिलिटी हो। हम आप बात करते हैं लाइट ट्रांसमिशन की। तो हमारी जो कोटिंग्स होती हैं, कुछ जगह रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा कोटिंग जो है यूवी को प्रोटेक्ट कर पाए। यूवी प्रोटेक्शन से क्या होगा, जैसे हमारा वुड पेंट की बात करते हैं, तो वुड में अगर हम यूवी प्रोटेक्शन पेंट या कोटिंग मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे तो उस केस में हमारा वुड ख़राब हो जाएगा, पेंट भी डिग्रेडेशन उसमें स्टार्ट हो जाएगा। कुछ कोटिंग्स होती हैं जो यूवी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसको आदर्श माना जाता है। ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर होता है ऐसा, बट स्टिल यूवी एब्जॉर्बिंग फिल्म जो है वो आइडियल माना जा सकता है इस केस में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायमेंशनल स्टेबिलिटी। डायमेंशनल स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं तो डायमेंशनल स्टेबिलिटी मीन्स होता है कि डायमेंशन पेंट का लगाने के बाद स्टेबल रहे, उसमें कहीं से श्रिंकनेस ना आए या उसमें कहीं से भी एक्सपेंशन ना आए। अगर ये ऐसा होता है तो हमारा पेंट लगाने का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विजुअल प्रॉपर्टीज़ की। हम बात करते हैं तो विजुअल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग रेजिन का मेनली, या कोटिंग मटेरियल्स में हम लोग रेजिन का मेनली इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो हम लोगों को एडेशन दे पाए मेनली, और दूसरा हम लोगों को ग्लॉस दे पाए। तो यदि कोटिंग मटेरियल हमारा ऐसा नहीं है तो हमारा चुनाव सही नहीं है। कुछ कोटिंग ऐसी होती हैं जहाँ पर हम लोगों को मैट फिनिश चाहिए होता है, कहीं पर सेमी ग्लॉस चाहिए होता है, तो उस तरह के कंपोजिशन के लिए भी हम लोग उसी टाइप का कोटिंग मटेरियल या रेजिन का चुनाव करते हैं। ज़्यादातर हम लोग बात करते हैं तो ग्लॉसी फिनिश की ही रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर एस्थेटिक अपीयरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। उस केस में हम लोग वैसे ही रेजिन का चुनाव करते हैं जो हम लोगों को बहुत अच्छा ग्लॉस प्रदान कर सके। अब हम बात करते हैं कि मेन हमारे कितने टाइप के रेजिन्स होते हैं, कितने टाइप की कैटेगरीज में मेनली उसको डिवाइड किया जा सकता है। तो हम लोग मेनली इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है हमारा नेचुरल रेजिन और एक होता है हमारा सिंथेटिक रेजिन। तो नेचुरल रेजिन हमारा नाम से जैसा प्रतीत हो रहा है कि हम लोग को प्रकृति द्वारा प्रदत्त हो, प्रकृति से प्राप्त होने वाला रेजिन हो। तो प्रकृति में हम लोग की ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जहाँ से हम लोगों को रेजिन मिल सकता है। तो नेचुरल रेजिन के लिए हम लोगों का मेनली जो सोर्स होता है वो हम लोग के ट्रीज़ होते हैं, पेड़ होते हैं, जिनकी एक्सीड्स मीन्स उससे निकलने वाला द्रव। आप लोगों ने देखा हो कई बार पेंट को किसी पत्थर से खरोच दीजिए या किसी मेटल से उसको कट कर दिए तो उसमें से कुछ मटेरियल, द्रव का स्राव होने लगता है, दैट जिसको हम लोग एक्सीड बोलते हैं। तो या तो उससे हम लोग बनाते हैं, या तो हम लोग का जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स मीन्स जो दबे हुए अवशेष होते हैं, ट्रीज़ के स्टेम्स होते हैं या उसके ट्रंक्स होते हैं, उसके द्वारा हम लोग उसको चिप्स में कन्वर्ट करके उसको एक्सट्रैक्ट करके हम लोग रेजिन बनाते हैं। उसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में भी उस पर ध्यान देंगे। बट अभी जानकारी के लिए आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि हमारा नेचुरल रेजिन्स हम लोग का किस तरह से प्राप्त होता है। इस तरह से प्राप्त होने वाले जो नेचुरल रेजिन्स होते हैं वो या तो ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं या तो ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मीन्स आर पार, रेजिन को अगर हम रखेंगे अपनी आँखों के सामने तो आर पार दिखाई देगा, ऐसा भी हो सकता है, या ट्रांसलूसेंट हो सकता है। मीन्स ट्रांसलूसेंट मीन्स उसमें दिखेगा तो आर पार, लेकिन उसमें कुछ कलर होगा, उसमें तो कलरफुल दिखेगा। जैसे कि कुछ ग्लास होते हैं, आप देख सकते हैं ब्राउन कलर का दिखता है या थोड़ा ब्लैकिश कलर का दिखता है या ग्रे कलर का दिखता है ट्रांसपेरेंट। तो ऐसे कैटेगरीज को हम लोग ट्रांसलूसेंट में
कंसिडर करते हैं। इस तरह से रेजिन्स हमारे जो होते हैं वो हमारे येलोइश से लेके ब्राउन से लेके डार्क ब्लैक कलर तक के हो सकते हैं। जो नेचुरल रेजिन्स होते हैं वो हम लोग के ऑर्गेनिक लिक्विड्स में ज़्यादातर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन वाटर में नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी होती है सिंथेटिक रेजिन। सिंथेटिक रेजिन ये भी जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि ये मैन मेड है, इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड किया जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कई सारे मोनोमर्स होते हैं, तो वो या तो मोनोमर्स आपस में क्रॉस लिंकिंग होमोपॉलीमर्स बनाते हैं, या फिर किसी दूसरे मोनोमर के साथ मिलके कोक पॉलीमर बना लेते हैं। इस तरह से ये लोग अपनी क्रॉस लिंकिंग करते हैं। क्रॉस लिंकिंग के लिए या तो नेचुरल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है, या फिर उसको हम लोग फोर्स्ड क्यूरिंग कर सकते हैं थ्रू गिविंग टेम्परेचर्स। कुछ टेम्परेचर दे के भी हम लोग उसमें क्रॉस लिंकिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इस तरह से जैसे एक्रिलिक रेजिन है या इपॉक्सी रेजिन है। तो एक्रिलिक रेजिन में क्या होता है कि उसमें मोनोमर्स उसके एक्रिलेट्स होते हैं, इपॉक्सी में इपॉक्साइड्स होते हैं। इस तरह के रेजिन्स आपस में रिएक्ट करके या तो हार्डनर मीन्स एक दूसरा कोई क्रॉस लिंकिंग एजेंट होता है जिसके साथ मिलकर उसके एंड ग्रुप के साथ, रिएक्टिव ग्रुप के साथ वो क्रॉस लिंकिंग करके वो पॉलीमर्स बनाते हैं। इस टाइप के रेजिन्स को हम लोग जनरली सिंथेटिक रेजिन की कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों को आगे के रेजिन की क्लासिफिकेशन और कैटेगरीज के बारे में बताएंगे।